हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेकेएम इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ जसप्रीत और हम कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास 10th की वीडियो और चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर नंबर 2 है। पहले ही बता दूं, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चैप्टर है। जो मेरे को क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ाना होता है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद और बच्चों को भी नहीं पसंद। एनीवेज 5 पेजेस का चैप्टर है और नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। जनरल नोट में मैं बता देती हूँ। एंड सबको ही पता है नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और अपार्थेड सिस्टम यानी कि जो कलर के बेसिस पे हम लोगों से भेदभाव करते हैं कि काला है गोरा है, उसके खिलाफ इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है आवाज़ उठाई थी। और यही हमारा चैप्टर है। अपने सामने एनसीईआरटी खोल लो, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ के आप लोगों को समझाऊंगी तो बेटर वे में समझ आ जाएगा। बट पहले ही डिस्क्लेमर दे दो, बच्चे रोते हैं चैप्टर पढ़ के। सो लेट्स बिगिन। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries of world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever in international leader in South Africa soil. So बता रहे हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी कि 10th मई को जो है बहुत बड़ी गैदरिंग होनी है साउथ अफ्रीका में और बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो भी आने वाले हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर formed by union buildings in Pretoria. For decades this had been a seat of white supremacy, and now it is one of the site of rainbow gathering of different colors and nations and installation of South Africa's first डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशल गवर्नमेंट। यानी कि एक बहुत बड़ी सेरेमनी होने वाली है और साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, हम सबको पता है इंडिया भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। नॉन रेशल, रेशल मीन्स कि कलर के कलर के बेसिस पे किसी से भेदभाव करना, उसके खिलाफ एक पहली ऐसी गवर्नमेंट जो है साउथ अफ्रीका में बनने जा रही है, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जीनानी। आप अंडरलाइन कर लो नेल्सन मंडेला की डॉटर का क्या नाम है। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है वो ब्लैक कलर का जो बेंच नहीं, एक कबर्ड टाइप होता है, माइक लगा होता है उस पर। एंड समझ ही होगी क्या होता है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन द सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। डिप्टी प्रेजिडेंट ने भी ओथ ली। जब भी कोई ऐसे बनता है लीडर तो एक ओथ सेरेमनी होती है, कसम जिसे हम कहेंगे कसम उठाने की सेरेमनी, कि उसमें बेसिकली यही कसम उठाई जाती है कि हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी इच्छा के साथ करेंगे एंड ऑल दैट। Taboki Mbeki was sworn in as first deputy president. Then it was my turn. I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself well-being to republic and its people, to the assembled guests and watched world, I said. उसके बाद उन्होंने यही कहा कि मैं जो है कसम उठाई मैंने। उसके बाद आप देखोगे कि टेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा जो फॉन्ट है उसको छोटा हो गया है, क्योंकि अब जो आगे का चैप्टर है वो उनकी पूरी स्पीच के ऊपर बेस्ड है। जैसे कुछ स्पीचेस होती हैं जिनकी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। जवाहरलाल नेहरू ने जो पहली स्पीच दी थी, उस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आवाज़। एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी उसका, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में भी उसका मेंशन है। एंड वैसे ही वो जो स्पीच है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो अभी भी नेहरू स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे रिकॉर्डेड है एंड वहाँ पे आप जाके सुन सकते हो। सो सिमिलरली ये जो स्पीच है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये उस दिन की स्पीच है जिस दिन पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट है, कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं है, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ रही है। एंड नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के ऑलरेडी एक फ्रीडम फाइटर थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वैसे ही नेल्सन मंडेला भी रहे हैं। तो इन्होंने कितनी बार ये जेल गए, इन्होंने स्ट्रगल करा। अब वो सारे स्ट्रगल के बारे में ये इस स्पीच में बताएंगे और यही स्पीच जो है इस चैप्टर का बोरिंग पार्ट है।
आपको मेरे को बच्चों को बोरिंग लग रहा है, लेकिन जो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो देखते हैं पूरी स्पीच पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेट्स सी। Today, all of us do our presence here confer glory and hope of newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born society which all humanity will be proud। यानी कि कहते हैं कि बहुत सालों से हम देख रहे थे साउथ अफ्रीका की धरती पे जो है अत्याचार था, बट फाइनली वो टाइम आ गया है जब सब कुछ ठीक हो रहा है, इंसानियत वापस आ गई है, और ये एक ऐसा दिन है जिसके लिए सबको ही बहुत ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग है। वी हु आर वी हु आर outlaws not so long ago have today been given a rare privilege to be host of the nations of the world of our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what it after all common victory, justice, peace for human dignity। यानी वो कहते हैं मैं सारे इंटरनेशनल गेस्ट का बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ कि वो साउथ अफ्रीका की धरती पे आए हैं और हमारे स्ट्रगल में हमें सपोर्ट करा है, और ये एक ऐसा दिन है जो सदियों में पहली बार आ रहा है। अब मैं थोड़ी सी जो है स्पीच आगे बढ़ा देती हूँ, पढ़ लेना तुम लोग। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद अगेन हमारा जो है चैप्टर शुरू हो रहा है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe of a spectacular array of South Africa jets, helicopter, and troops carrier rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but demonstration of military loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest general of the South Africa Defence Force, the police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me, pledged their loyalty। अब जो पैराग्राफ है इसमें जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं वो बता रहे हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, मिलिट्री जो है अपनी पावर दिखा रही है। जैसे इंडिया में रिपब्लिक डे पे हम देखते हैं मोटरसाइकिल स्टैंड्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं आसमान में, एयरप्लेन्स होते हैं, वो सब एक पावर का सिंबल होता है। छोटे होते मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि ये इतना फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हैं, बेफालतू में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अपनी एक ताकत दिखाने का तरीका होता है। और यहाँ पे जब साउथ अफ्रीका में ये सेरेमनी हो रही है वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो उन सब प्लेन्स वगैरह को सल्यूट करते हैं, एंड एक परेड टाइप है, और नया जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग है वो होस्ट हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं। द डे सिम्बलाइज्ड फॉर बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नाकोसियाकल अफ्रीकन एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेमन ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। यानी पहले आज़ादी से पहले अंग्रेजों का नेशनल एंथम था, आज के इस सेरेमनी में नया नेशनल एंथम भी बज रहा है और पुराना नेशनल एंथम भी बज रहा है। कोई भी रिलीजियस या नेशनल सेरेमनी होती है, नेशनल एंथम बजता है। थर्ड टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने मूवीज़ के अंदर भी ले आए थे नेशनल एंथम, पिक्चर शुरू होने से पहले शुरू हो जाती थी, बट थैंक गॉड ऐसा बंद हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, हर कोई उठता नहीं है, और मूवी से पहले नेशनल एंथम की कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। एनीवेज, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड by the sense of history in the first decade of 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer war before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences, erected a system of racial domination against black, dark-skinned people of their own land. The structure they created formed a basis one of the harshest, most unhuman societies the world ever know, and now the last decade, 20th century, by my own 8th decade, as a man, the system had been overturned forever and replaced by one of the recognized rights। यानी वो कह रहे हैं कि उनके बर्थ होने से पहले ही जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने आके साउथ अफ्रीका की धरती पे अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया, सिमिलरली जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के अंदर आई थी। वो कहते हैं कि हम लोग साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, हमारा क्लाइमेट ऐसा है, हमारी हेरिडिटी ऐसी है, हमारी स्किन टोन ऐसी है कि हम नेचुरली ब्लैक हैं,
लेकिन जब वाइट्स ने आके हम पे राज शुरू करा तो हम जो है इन्फीरियर, अपने आप को कम महसूस करने लग पड़े, और हम लोग अपने ही कलर से जो है हेट करने लग पड़े कि हमारा स्किन टोन ऐसा क्यों है। इंडिया में आज भी ये चीज़ होती है, लेकिन बहुत ही कॉमन सी बात है कि हम जिस कलर के साथ बॉर्न हुए हैं उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जो जितना गोरा है वो उतना सुंदर है, या जो जितना काला है वो उतना ब्यूटीफुल नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं होती। इंडिया के अंदर आज भी ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि हम ब्राउन स्किन टोन पीपल हैं, ना हम वाइट हैं ना हम ब्लैक हैं, लेकिन फिर भी आपने लोगों को देखा होगा कि वो वाइट होने के पीछे भागते रहते हैं। नेल्सन मंडेला यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी स्किन का कलर ये नहीं बताता कि हम कैसे इंसान हैं। गोरे भी होके बुरे हैं और काले लोग होके भी अच्छे हैं। स्किन कलर कम्प्लीटली नेचुरल है, और वो हमारी हेरिडिटी और हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ये कोई बात नहीं होती कि काले हैं तो वो नीची जात के हैं और गोरे हैं तो वो ऊंची जात के हैं। ये जो सिस्टम हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग के अंदर फिट करा हुआ है, इसको निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो डेफिनेटली हम एक शिफ्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। आजकल बॉडी पॉजिटिविटी और ब्लैक स्किन टोन को भी लोग जो हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि गोरे होने के पीछे भाग रहे हैं। आगे आ जाते हैं। दैट डे आई कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब सिर्फ एक बंदे के ऊपर जो है देश को आज़ादी नहीं मिलती, पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। पेज नंबर 20 के ऊपर आपको कुछ ऐसे लोगों की पिक्चर्स आएंगी जो कि साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्वॉल्व थे। जैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, इतने लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी। तो अब ये जो आगे का चैप्टर है, ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें ये सारे इन लोगों को थैंक्स बोलते हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में आवाज़ उठाई, और साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए वो लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे आते हैं पेज नंबर 21 पे। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing the strength of resilience। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को, लड़कियों को देखा है फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हुए, बिना डरे हिम्मत दिखाए। और हिम्मत कोई कोई दिखा सकता है, सब लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने देश के लिए अपनी जान दे दें। I have seen men stand attacks and torture without breaking, showing a strength of resilience defies the imagination. I learned the courage was not an absence of fear, but the triumph over. The brave man is not he who does not feel afraid, he who conquers the fear. एक बहादुर इंसान वही है जो डरे नहीं, लेकिन अपने डर को मिटा दे कम्प्लीटली, और यही चीज़ वो उसके अंदर बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू बी लव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि बचपन में जब हम बॉर्न होते हैं, हमें ऊपर से भगवान जी ये बात सिखा के नहीं भेजते कि नीचे जाना और तुम गोरे हो और तुमने काले लोगों के साथ हेट करना है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे दिमाग के अंदर हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, टीचर्स, हमारी सोसाइटी, ये सब चीज़ जो है हमारे दिमाग में डाल देती है कि हमें किससे हेट करनी है और किससे नहीं हेट करनी। लेकिन अगर बचपन से हमें हेट करना सिखाया जाता है तो हमें प्यार करना भी सिखाया जाता है। देखो, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अब इंडिया का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। बार बार मैं इंडिया का एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर ही है इंडिया से। बचपन से ही हमें ये सिखा दिया जाता है कि पाकिस्तान इज आवर दुश्मन, लेकिन अगर तुम डीप डाउन देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस बात है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया का एक पार्ट था। सिमिलरली
बच्चा अगर ब्लैक बॉर्न हो रहा है, उसके आसपास के लोग सारे ब्लैक हैं, उसको ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। लेकिन कोई वाइट बंदा आके कहे कि तुम नीची जात के हो, यू आर इन्फीरियर एंड आई एम सुपीरियर, डेफिनेटली वो बच्चे का माइंड सेट जो है चेंज होगा और धीरे धीरे होके उसकी सोच ऐसी बनती जाएगी। In life, every man has twin obligation to his family, parents, wife, children. He has an obligation to his people, community, his country, civil and humane society. Each man is able to fulfill those obligations according to his inclination and abilities. But in the country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both the obligations. In South Africa, a man who is colored, who attempt to live as human being, who punished and isolated. In South Africa, a man who has tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and from home and forced to live a life apart, a twilight existence, scenery rebellion. I did not in the beginning choose to serve my people. I found it. I was privated of fulfilling obligation as a son, a brother, a father and husband. यानी वो कहते हैं जब बंदा बॉर्न होता है उसके पास दो जिम्मेवारियाँ होती हैं, एक अपनी फैमिली के प्रति और एक अपने देश के प्रति। हमारी चॉइस है हम अपनी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भगत सिंह ने देश के प्रति जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर करा एज़ कम्पेयर टू हिज फैमिली। अगर वो चाहते तो वो फ्रीडम फाइटर ना बनते और शादी कर लेते और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देते, लेकिन उन्होंने देश के प्रति चूज़ करा। सिमिलरली नेल्सन मंडेला ने भी कहा कि मैं एक कंट्री का बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को मेरी कंट्री इम्पोर्टेंट है। सो ये जो है हम किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, वही हम लाइफ में जो है पाथ चूज़ करते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। यानी वो कहते हैं मैं बचपन से भूखा पैदा नहीं हुआ, मेरी फैमिली बहुत वेल टू डू थी, लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ की भूख थी, वो थी फ्रीडम, वो था फ्रीनेस और वो था अपने देश को आज़ाद कराना। बचपन से उनके माइंड में ये चीज़ थी और उन्होंने वो चीज़ अपनी कंट्री को दिलाई। मैं बीच बीच में से पैराग्राफ स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में है। अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो ये वीडियो से आपको समझ आएगा, लेकिन अगर आप पूरा इसको पढ़ने बैठोगे, ट्रस्ट में आप रोने लग पड़ोगे। वाई गॉड, वाई CBSE, वाई? It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, and when I discovered a young man that my freedom has already taken from me, and I began hunger for it. At first as a student I wanted freedom only for myself and transitory freedom, यानी कि छोटे होते तो उनको ये बात नहीं समझ आती, जब बड़े होते हैं तो उनको समझ आता है उनकी आज़ादी उनसे ऑलरेडी छीन ली गई है। कैसी आज़ादी? उनका देश गुलाम है। और उसी दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शादी बच्चे बाद में, लेकिन पहले देश की आज़ादी। But then I slowly saw that not only I was free, but my brother and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone. जैसे जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी आज़ादी को किसी ने नहीं रोका, उनके भाई बहनों की, उनकी सोसाइटी की, उनकी देश की आज़ादी को किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। I know the oppressors must be liberated just surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner or hatred. He is locked behind the bars and prisoners hated. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. यानी कि किसी की आज़ादी छीनने वाला भी फ्री नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए हेट पैदा कर रहे हो। Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed in their humanity. और इसी के साथ जो मेरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। फिर भी नाना करते हुए कि 20 मिनट की वीडियो बन गई है। 5 पेजेस का चैप्टर है। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ। पहले भी पॉइंट पे ही बोल रही थी। एक बार ठंडे दिमाग से पढ़ लेना चैप्टर और अंडरलाइन कर लेना जो जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे।
पूरा चैप्टर पढ़ोगे थोड़ा परेशान हो सकते हो, और अगर नहीं परेशान हो सकते तो एनीवेज वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो भी बताना। और अगर आपको प्राइवेट क्लास चाहिए तो JKM इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पेज पे मुझे मैसेज करो, मैं क्लासेस शेड्यूल कर दूंगी। वैसे तो वीडियो से समझ आ जाएगा, क्लास की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।